दोस्तों, पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग को कंट्री को डेडिकेट करते समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई रीजंस बताए थे कि आखिरकार गवर्नमेंट को एक नई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट क्यों करना पड़ा, जबकि ऑलरेडी हमारे पास पार्लियामेंट की ओल्ड बिल्डिंग थी जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कंडीशन में थी। उन कई रीजंस में एक रीजन प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बताया कि ओल्ड बिल्डिंग में सिटिंग कैपेसिटी काफी कम है और फ्यूचर में जब भी एमपीज का नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो ओल्ड बिल्डिंग सभी को एकोमोडेट नहीं कर सकती। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि एमपीज का नंबर आखिरकार फ्यूचर में इंक्रीज होगा क्यों? एमपीज का नंबर इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि हमारी जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने फ्रीज किया हुआ है, उसे गवर्नमेंट ने स्टे किया हुआ है 2026 तक। और 2026 में ये जो स्टे है ये लैप्स कर जाएगा, ये स्टे आपका खत्म हो जाएगा। तो 2026 के बाद जो भी पॉपुलेशन सेंसस गवर्नमेंट कंडक्ट करवाएगी उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा। और एक्सपेक्टेड यही है ज्यादातर सिनेरियोज में कि एमपीज का नंबर इंक्रीज होगा। और यही मेन कारण है कि डिलिमिटेशन पर इतना ज्यादा डिबेट आजकल देखने के लिए मिल रहा है। तो अब सिंपल वर्ड्स में समझते हैं आखिर डिलिमिटेशन होता क्या है, एक लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए पूरी कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड किया गया है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ एक एमपी इलेक्ट हो सकता है और लोकसभा जा सकता है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में एक लोकसभा सीट बोलते हैं, इस सीट का एरिया कितना होगा, कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, कितनी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, कहां तक उसका एरिया आएगा, इन्हीं सभी चीजों को डिटरमाइन करने के प्रोसेस को डिलिमिटेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जिस बॉडी के द्वारा यह काम किया जाता है उसे डिलिमिटेशन कमीशन या फिर बाउंड्री कमीशन कहा जाता है। आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने केवल 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया है। सबसे पहले 1952, देन 1963, देन 1973 एंड देन 2002। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि डिलिमिटेशन को फ्रीज क्यों किया गया था और डिलिमिटेशन को कब फ्रीज किया गया था। डिलिमिटेशन को फ्रीज 1976 में किया गया था और डिलिमिटेशन को गवर्नमेंट ने फ्रीज इसीलिए किया था जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करा जा सके। जिस समय डिलिमिटेशन को फ्रीज किया गया था उस समय कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ही एग्रेसिवली ग्रो हो रही थी और कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन उनके कंपैरिजन में काफी स्लो ग्रो हो रही थी, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी स्टेप्स उठाए थे। और इन सभी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट का कहना यही था कि ऐसे में अगर हम डिलिमिटेशन को अलाउ कर देंगे तो जिन स्टेट्स ने काफी अच्छे स्टेप्स उठाए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उन स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो जाएगी और जिन स्टेट्स ने कुछ भी नहीं किया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उन स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी। और ऐसा अगर हम करेंगे तो जिन स्टेट्स ने अच्छे स्टेप्स उठाए हैं ये तो उनको पनिशमेंट देने जैसा हो गया, जो कि हम नहीं कर सकते। इतने नोबल काम उन्होंने किए हैं, हम उन्हें उनके लिए पनिश नहीं कर सकते। इसीलिए गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 गवर्नमेंट ने डिलिमिटेशन के ऊपर फ्रीज लगा दिया टिल द ईयर 2000। लेकिन फिर 2000 में दोबारा से जब विचार विमर्श होने लगे कि क्या डिलिमिटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो दोबारा से गवर्नमेंट ने यह पाया कि अभी भी पॉपुलेशन में काफी ज्यादा डिस्पैरिटीज है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के स्टेट्स के बीच में। इसलिए फिर दोबारा से उन्होंने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 की मदद से डिलिमिटेशन के ऊपर फ्रीज फर्दर एक्सटेंड कर दिया 25 इयर्स के लिए। और ये जो डिलिमिटेशन का फ्रीज है, अब ये एक्सटेंड जो उन्होंने किया था ये खत्म होने वाला है 2026 में। लेकिन अब हम बात करेंगे जो 1976 में डिस्पैरिटी थी पॉपुलेशन के बीच में, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के स्टेट्स के बीच में, 2000 में भी वो डिस्पैरिटी थी। लेकिन अब हम बात करेंगे क्या वो डिस्पैरिटी अब खत्म हो चुकी है, जो डिलिमिटेशन को उसके ऊपर से फ्रीज हटाया जा रहा है 2026 में। लेकिन ये जो डिलिमिटेशन के ऊपर से फ्रीज को हटाया जा रहा है 2026 में, ये हटना चाहिए या नहीं, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना। अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं आखिरकार उनको क्या चिंता सता रही है डिलिमिटेशन को लेकर, क्या उनका कंसर्न मिसप्लेस है या जेन्युइन उनका कंसर्न है, इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से। सबसे जो पहला एग्जांपल हम लेंगे वो केरला का लेंगे। 2001 और 2011 के बीच में इन 10 सालों में जो केरला की पॉपुलेशन ग्रो हुई है केवल 4.9% ग्रो हुई है। और ऐसा मैं नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल सेंसस बोल रहा है, आप इंटरनेट पर जाकर उस चीज को चेक कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर से हम कंपेयर करते हैं नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स के साथ, तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाती है, जहां पर यूपी 10 इयर्स में ग्रो हुई है अप्रोक्सीमेटली 20% से और बिहार 25% से ग्रो हुआ है। सेकेंड एग्जांपल जो हम लोग लेंगे वो 1971 का सेंसस का लेंगे और 2011 के सेंसस का लेंगे। उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे बिहार को और तमिलनाडु को। 1971 में बिहार की जो पॉपुलेशन थी अप्रोक्सीमेटली 5.6 सीआर थी और तमिलनाडु की अप्रोक्सीमेटली 4.1 सीआर थी और दोनों स्टेट्स की पॉपुलेशन के बीच का डिफरेंस 1.5 सीआर था अप्रोक्सीमेटली।
और ये सभी फिगर्स हम सेंसस से उठा रहे हैं, आप लोग विकिपीडिया पे जाके इसे चेक कर सकते हैं, कुछ भी इसमें झूठ नहीं है। 2011 जो लास्ट सेंसस जिसके फिगर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, यहां पर बिहार की जनसंख्या बढ़कर 10 सीआर से भी ज्यादा हो गई और तमिलनाडु की अभी भी 7.2 सीआर है और यहां पर जो डिफरेंस है वो 3.2 सीआर है। तो आप डिफरेंस देखें, वहां पे 1.5 सीआर का डिफरेंस, यहां पर 3.2 सीआर का डिफरेंस कितना ज्यादा है पॉपुलेशन में दोनों स्टेट्स की में। और यहां पर एक कैच है जो आप अब तक नहीं पकड़ पाए हो, मैं लेकिन आपको बताता हूं। 1971 में बिहार यूनाइटेड था, बिहार प्लस झारखंड। 2011 में बिहार अलग स्टेट है, झारखंड एक अलग स्टेट है, तो वो पॉपुलेशन तो इसमें काउंट ही नहीं हुई है 1971 में, जबकि वो इंक्लूडेड है। अगर हम इसमें झारखंड की पॉपुलेशन भी इंक्लूड कर दें तो जंप कितना मैसिव होगा आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जंप कितना मैसिव होगा। और यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से साउथ इंडिया के स्टेट्स में इतना कंसर्न है, वो इतनी चिंता कर रहे हैं कि अगर सोलली पॉपुलेशन के बेसिस पर डिलिमिटेशन होता है तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी। यही उनका मेन कहना है। साउथ इंडिया के स्टेट्स का कंसर्न जो है उसे हम थोड़ा सा डेप्थ में बाद में देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा सकती है उनके कंसर्न को दूर करने के लिए, वो भी हम थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि अभी जो पार्लियामेंट है उसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज कैसे है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के स्टेट्स में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये अगर 4 स्टेट्स हम देखें, पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं इन स्टेट्स के पास, 174 सीट्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 32% सीट्स इन्हीं 4 स्टेट्स के पास हैं। और अगर हम कंपेयर करते हैं साउथ इंडिया के स्टेट से, साउथ इंडिया के 5 स्टेट्स केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 5 स्टेट्स के पास 129 सीट्स हैं, या हम यूं कहें कि 24% सीट्स हैं पार्लियामेंट की। और अगर जो पार्लियामेंट है इसकी सीट्स को हम फ्रोज कर देते हैं, 543 जो करंट नंबर है इसी पे हम सीट्स को हम रोक देते हैं और डिलिमिटेशन करते हैं जो भी सेंसस लेटेस्ट होगा उसके फिगर्स के आधार पे, उसके फिगर्स के बेसिस पे, तो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी सीट्स काफी इंक्रीज हो जाएंगी। 174 से बढ़ के इनकी सीट्स 205 हो जाएंगी। और साउथ इंडिया के जो स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अगर 543 सीट्स ही रहती हैं तो इनकी सीट्स काफी कम हो जाएंगी, इनको 103 सीट्स ही बस फिर मिलेंगी। सेकेंड सिनेरियो ये है कि अगर जो पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग के अंदर लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी है 888, लोकसभा की उतनी सीट्स कर दी जाती हैं, तो कौन ज्यादा गेन करेगा, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया? इस सिनेरियो में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ज्यादा गेन करेंगे। जो मैंने आपको स्टेट्स बताए हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी सीट्स 174 से इंक्रीज होकर 324 हो जाएंगी ऐसे सिनेरियो में। और साउथ इंडिया के जो 5 स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको 129 के कंपैरिजन में 164 अब सीट्स मिल जाएंगी, जो कि उतना मैसिव जंप नहीं है जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स का है। और यही कुछ मेन चिंता है जो साउथ इंडिया के स्टेट्स को सता रही है, इसीलिए डिलिमिटेशन को लेकर वो बहुत ही चिंतित है और इतना ज्यादा डिबेट डिलिमिटेशन को लेकर हो रहा है। और इसीलिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन जी ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग भी बुलाई है चेन्नई में, और वहां पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं #फेयर डिलिमिटेशन की, कि डिलिमिटेशन फेयर ग्राउंड्स पे किया जाए, सोली पॉपुलेशन के ग्राउंड्स पे ना किया जाए। और ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया है कि 888 अगर सीट्स कर दी जाए लोकसभा के अंदर, तो नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स को कितनी सीट मिलेंगी, साउथ इंडिया की स्टेट्स को कितनी सीट मिलेंगी, ये सब प्रोजेक्शंस बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। लेकिन आप एक्चुअल सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी जो मैंने आपको बताया 174 नॉर्थ इंडिया, 129 साउथ इंडिया, उसे देखेंगे तो आपको जब भी समझ में आ जाएगा कि अभी भी पॉपुलेशन में गैप 1971 में भी था, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का देखेंगे अभी भी नॉर्थ इंडिया के पास ज्यादा है, साउथ इंडिया के पास कम है। लेकिन अब बात यह है कि साउथ इंडिया के स्टेट्स क्या चाहते हैं, वो डिलिमिटेशन, कैसा डिलिमिटेशन चाहते हैं, उनका कहना क्या है, किस तरह का डिलिमिटेशन एक फेयर डिलिमिटेशन होगा। उनका यह कहना है कि हम भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए काफी मेजर्स उठाए हैं, हमने काफी स्टेप्स उठाए हैं, और अगर आप डिलिमिटेशन सोनली एंड सोनली पॉपुलेशन ग्राउंड करोगे तो हमारी सीट्स कम होनी है, हमारी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम होनी है, ये चीज तय है, और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स गेन करेंगे। उसने कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये तो हमें पनिश करने जैसा हो गया, क्योंकि हमने अच्छा काम किया उसके लिए हमें पनिश कर रहे हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनकी आप रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दोगे। इसलिए उनका कहना है कि डिलिमिटेशन में केवल सोनली पॉपुलेशन को कंसीडर ना किया जाए, हमने जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं उसको भी वेटेज दी जाए, हम जो इकोनॉमी इंडिया की है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उसको वेटेज दी जाए, हमने हेल्थ की फील्ड्स में जो चीज अचीव करी है उसको वेटेज दी जाए, हमने एजुकेशन की फील्ड में जो चीज अचीव करी है उसको वेटेज दी जाए। और अगर इस तरीके से डिलिमिटेशन होगी तो उनका कहना है कि एक फेयर डिलिमिटेशन होगी। डिलिमिटेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, और ये बातचीत से ही सुलझेगा, टॉक से ही सुलझाया जा सकता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेट्स को, इंक्लूडिंग द साउथ इंडियन स्टेट्स, इन सभी को बैठ के बातचीत करनी चाहिए और इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह चाहिए कि वो स्टेट्स की बात सुने,
ये ना कि स्टेट्स की बात ही नहीं सुन रही है वो, और स्टेट्स को चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करे, जिससे कि कॉपरेशन बना रहे हमारे फेडरेशन के अंदर, जिससे कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉपरेशन बना रहे, कोई यहां पे कंपटीशन नहीं स्टार्ट हो जाना चाहिए। बीजेपी सेंट्रल में पावर में है और वो साउथ इंडिया में पॉलिटिकली अगर बात करें तो ज्यादा कुछ अचीव कर नहीं पाई है, बारिंग कर्नाटका को छोड़कर बाकी स्टेट्स में साउथ इंडिया में वो इतना कुछ अचीव नहीं कर पाई है। और अगर ऐसे में वो उनकी रिप्रेजेंटेशन कम करेगी सोनली पॉपुलेशन के ग्राउंड्स पे, तो उसे इस तरीके से देखा जाएगा कि वो साउथ इंडिया की स्टेट्स को पिनलाइज कर रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल फेयर होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमें पूरा ट्रस्ट है कि वो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल फेयर तरीके से ही करेगी, साउथ इंडियन स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में फेयर तरीके से वो देगी। थैंक यू।